हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स में भी वी विल स्टडी अबाउट द आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स एंड ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अलॉन्ग विद दैट वी विल स्टडी अबाउट द स्टैटिक स्टेबलाइजेशन एंड डायनेमिक स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, जिसके अंदर जो फोर्स कपल का कंसेप्ट आता है, आपका डेल्टॉइड का, रोटेटर कफ का, ये सारी चीज़ें भी जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगती हैं, मुश्किल लगती हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये शोल्डर कम्प्लेक्स सीरीज जो हमने बायोमैकेनिक्स की स्टार्ट करी है उसका पार्ट है, और ऑलरेडी मैं इसके बहुत सारे वीडियोस बना के डाल चुकी हूँ, अपने प्रीवियस लेक्चर्स ले चुकी हूँ। सो पहले आप उनको देखते हुए आना, तभी आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे से समझ आ पाएगा कि मैं एक्चुअली यहाँ क्या पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो मैंने उन सारी वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो वहाँ जाके चेकआउट जरूर कर सकते हो। अब जल्दी से बढ़ते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। काइनेमैटिक्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो अब तक आपको ये शोल्डर कम्प्लेक्स की सीरीज के बारे में पता चल ही गया होगा, और ये इसी की कंटिन्यूएशन का पार्ट है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। सो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के कौन से टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज काइनेमैटिक्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अब काइनेमैटिक्स का मतलब देखो, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमैटिक्स। एक बार मैं ब्रीफ दे देती हूँ। काइनेमैटिक्स मीन्स जब हम सिर्फ मोशन या फिर मूवमेंट की स्टडी करते हैं irrespective of the force which is producing that motion or movement, उस स्टडी को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। तो अगर मैं शोल्डर की बात करूं, यानी कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की बात करूं, तो उस पे कौन कौन सी मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं? फ्लेक्शन एक्सटेंशन नंबर 1, सेकेंड इज एबडक्शन एडक्शन, एंड देन इज द मीडियल एंड द लेटरल रोटेशन। अब इन्हीं सब मूवमेंट्स के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो काइनेमैटिक्स है उसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, राइट। एक है हमारा ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स एंड दूसरा है आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बोन्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ बोन्स। और आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स क्या होता है कि जॉइंट के ऊपर किस तरीके से मूवमेंट हो रही है जब ये बोन्स मूव कर रही हैं, ठीक है। सो आर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स एंड ऑस्टियो मीन्स बोन। तो हम काइनेमैटिक्स को इन दोनों पार्ट्स में ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। सबसे पहले जो मूवमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्लेक्शन। अब ये आप सभी को पता होगा कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये बेसिक टर्म्स के बारे में आप पहले से ही फेमिलियर होंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पे शोल्डर यानी कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के कंटेक्स्ट में ये सारी मूवमेंट समझा देती हूँ। सो फ्लेक्शन क्या होता है? जब हम अपना हाथ आगे की तरफ से यानी कि एंटीरियरली वी टेक इट अपवर्ड टुवर्ड्स द सीलिंग, दैट इज नोन एज फ्लेक्शन ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट और द शोल्डर जॉइंट। ये चीज रखना कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को हम सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं शोल्डर जॉइंट के साथ, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट अलग है और शोल्डर कॉम्प्लेक्स अलग है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सिनोनिमसली जीएच जॉइंट यानी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट और शोल्डर जॉइंट को सिनोनिमसली यूज करती रहूंगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है ये हमारे शोल्डर कॉम्प्लेक्स का पार्ट आता है, और शोल्डर कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा है कि उसमें और भी बहुत सारे जॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहले फ्लेक्शन की क्या डेफिनेशन है? इट इज अ मूवमेंट वेयर द आर्म्स मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाते हैं, डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द अपर आर्म ह्यूमरस एंड द स्कैपुला। तो ये तो हमें पता है कि जब भी फ्लेक्शन की मूवमेंट होती है तो जो एंगल है वो हमेशा डिक्रीज होता है, कम होता है, चाहे वो किसी भी जॉइंट की फ्लेक्शन की मूवमेंट हो, राइट। ये कौन से एक्सिस प्लेन के अराउंड होती है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अराउंड द कोरोनल एक्सिस एंड द सजाइटल प्लेन। अब इसकी रेंज कितनी रहती है? 0 to 120 डिग्रीज। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि नहीं, फ्लेक्शन की रेंज तो पूरी 180 डिग्रीज तक चली जाती है, मैम ने सिर्फ 120 डिग्रीज तक ही क्यों लिखी है यहाँ पे? तो ये समझो, यहाँ पे हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। हम ओवरऑल पूरे शोल्डर कॉम्प्लेक्स के फ्लेक्शन की रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं बता रहे हैं। दो जब भी हम शोल्डर फ्लेक्शन लिखते हैं तब हम यहाँ पे 180 डिग्रीज मेंशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी जो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम है, स्कैपुला का जो मूवमेंट होता है अलोंग विद द एक्रोनोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जब ये सारी चीज़ साथ में मिलकर काम करती है तब हमारा जो ये कंप्लीट मोशन है, यानी कि जो 0 से 180 डिग्रीज तक की रेंज है, वो तब अचीव होती है, राइट। पर जब हम सिर्फ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड मूवमेंट एट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की, अगर मैं स्कैपुला को आइसोलेट कर दूं, पीछे से रोक दूं कि तेरी मूवमेंट अब नहीं होगी, तो मेरा शोल्डर जो ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है कितना आगे तक हाथ लेके जा पाएगा इन फ्लेक्शन मूवमेंट, दैट इज 0 to 120 डिग्रीज। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 120 डिग्रीज ही क्यों लिखा गया है। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन, हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना।
सो इट इज अपोजिट ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन। ये भी सेम अराउंड कोरोनल एक्सिस एंड सजाइटल प्लेन में होता है। अगर आपको ये एक्सिस और प्लेन समझने में दिक्कत आती है, डिफिकल्टी आती है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एक्सटेंशन का रेंज इज 0 to 50 डिग्रीज, और यहाँ पे हम सिर्फ जो ये ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट का एक्सटेंशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पूरे स्कैपुला को या फिर शोल्डर कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट मूवमेंट इज दी एबडक्शन एडक्शन। तो एबडक्शन क्या होता है, जब आप अपने हाथों को ऐसे साइड में लेके जा रहे हो उसे हम कहते हैं एबडक्शन मूवमेंट। एबडक्ट कर लेना, चुरा लेना, है ना, एबडक्ट। सो जब लेटरल मूवमेंट हो रही है ह्यूमरस की अवे फ्रॉम द मिड लाइन और अवे फ्रॉम द बॉडी, इट इज नोन एज एबडक्शन। अब ये किसके एक्सिस और प्लेन पे होता है, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस एंड द कोरोनल प्लेन। रेंज अगेन यहाँ पे इसकी रहती है 0 to 90 या फिर 120 डिग्रीज। अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग रिसर्चर्स ने यहाँ पे डिफरेंट रेंज दी है, तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों ही बता दी है। अगेन एबडक्शन की भी रेंज अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं स्कैपुला और पूरा शोल्डर कॉम्प्लेक्स कंबाइन करूँ तो 0 to 180 डिग्रीज होती है, बट हम यहाँ पे सिर्फ आइसोलेटेड ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट की बात कर रहे हैं। तो जब हम सिर्फ ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एबडक्शन की रेंज है दैट बिकम्स 90 to 120 डिग्रीज। देन इज दी एडक्शन। एडक्शन क्या हो जाएगा, एबडक्शन का अपोजिट, कि जब मैं अपने हाथ साइड से टुवर्ड्स माय बॉडी लेके आ रही हूँ या फिर टुवर्ड्स द मिड लाइन लेके आ रही हूँ, तो ये भी सेम अगेन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस और कोरोनल प्लेन के अलोंग होता है, और इसकी भी रेंज क्या हो जाती है 90 या 120 डिग्री से वापस 0 डिग्रीज की तरफ। ठीक है, सो दिस वाज इजी। नेक्स्ट इज द मीडियल रोटेशन एंड द लेटरल रोटेशन। सो मीडियल रोटेशन क्या होता है कि जब मैं अपना हाथ टुवर्ड्स द बॉडी लेके आ रही हूँ, दैट इज नोन एज मीडियल रोटेशन। और इसके एक्सिस और प्लेन कौन कौन से होते हैं, वर्टिकल एक्सिस एंड द ट्रांसवर्स प्लेन। रेंज कितनी रहती है इसकी 0 to 70 डिग्रीज। नेक्स्ट इज द लेटरल रोटेशन। सो लेटरल रोटेशन क्या होता है कि जब मैं अपना जो ही आर्म है, आई एम टेकिंग दिस आर्म अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, इट इज नोन एज द लेटरल रोटेशन ऑफ द ग्लीनोह्यूमरल और द शोल्डर जॉइंट। अकर्स अराउंड वर्टिकल एक्सिस एंड ट्रांसवर्स प्लेन, और इसकी रेंज कितनी रहती है 0 to 90 डिग्रीज। सो आई होप आपको जो है काइनेमैटिक्स, ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स वाला सारा पार्ट है ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कौन सी मूवमेंट को क्या कहते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, और अगर यही से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे की जो मैं बात बताने वाली हूँ ना वो तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये तुम्हारे क्लियर होने ही चाहिए, वरना आगे नहीं समझ पाओगे। पूरी बायोमैकेनिक्स आगे नहीं समझ आएगी, क्योंकि आगे थोड़ा टफ पार्ट भी है, वो मैंने कोशिश करी है कि मैं तुम्हें आसान तरीके से समझा सकूं, पर अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए इन बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलना। अब हम बात करते हैं अबाउट दी आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स ऑफ द ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट, कि जब हम ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सारी मूवमेंट्स कर रहे हैं तो एक्चुअली जो मेरा ये ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट है, इस जॉइंट पे क्या मूवमेंट हो रही है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो देखो, फ्लेक्शन में मैंने आपको, इससे पहले आप एक चीज़ याद करो कि मैंने आपको एक कंसेप्ट के बारे में समझाया है, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल। ठीक है, या फिर इस रूल को हम कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ये रूल जो होता है आपका, ये अप्लाई होता है। और अगर आपको ये रूल के बारे में नहीं पता तो आप आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स आगे नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत बच्चा आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स में ना रट्टे मारते रहते हैं कि अच्छा ये जॉइंट पे ये ऐसा होगा, ये कॉनकेव है, ये कन्वेक्स है, तो रट्टे मारेंगे, ये कंफ्यूज होंगे और एग्जाम में ना कुछ बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। तो आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स समझने के लिए ये जो कंसेप्ट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि कनकेव कन्वेक्स रूल का हम यहाँ कैसे यूज़ करते हैं। सो देखो, हमें पता है, जो मैंने आपको प्रीवियसली भी समझाया हुआ है, जो पहले क्लासेस मैंने ली हैं, कि आपका जो ह्यूमरस होता है दैट इज कन्वेक्स इन शेप। इस तरीके से ह्यूमरस का आपका हेड होता है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज योर ह्यूमरस, और ये किस में जाके अटैच होता है, आपके ग्लिनोइड फॉसा में। सो ग्लिनोइड फॉसा जो होता है आपका स्कैपुला का, वो कन्वेक्स कनकेव होता है। ठीक है, सो दिस इज द ग्लिनोइड फॉसा, ये कनकेव है, और जो आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस है दैट इज कन्वेक्स। अब मुझे ये बात बताओ कि भाई आपकी स्कैपुला तो मूव करेगी नहीं, क्योंकि इस पर तो ह्यूमरस ही मूव होगी जब मैं फ्लेक्शन कर रही हूँ। तो जब मैं फ्लेक्शन कर रही हूँ तो कौन सी सरफेस मूव हो रही है, जो मेरी ये रेड कलर की सरफेस है यही तो मूव होगी, यानी कि जो ह्यूमरस है दैट विल मूव। अब ह्यूमरस क्या है, ह्यूमरस है कन्वेक्स, सो द कन्वेक्स ह्यूमरल हेड विल मूव ओवर द कनकेव ग्लिनोइड फॉसा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब ये आगे की तरफ आएगा,
आगे की तरफ आएगा, आगे और ऊपर की तरफ आएगा। सो इसमें क्या होगा, पोस्टीरियर रोल होगा एंड देयर विल बी इंफीरियर ग्लाइड। सो ये रोल, ग्लाइड, स्पिन वगैरह ये सारी मैंने आपको बातें डिटेल में समझा रखी है, जाके देख लेना। यहाँ मैंने बता दिया है कि फ्लेक्शन में रोल और ग्लाइड कौन कौन सा होने वाला है। नाउ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में भी सेम होगा कि जो कन्वेक्स हेड है वो मूव हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, कन्वेक्स कनकेव रूल, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वेक्स सरफेस है दैट इज मूविंग ओवर द कॉनकेव सरफेस। ठीक है, सो द रूल जो यहाँ पे लग रहा है दैट इज कन्वेक्स कनकेव रूल, रूल नॉट सरफेस। सो यहाँ पे कौन कौन सी मूवमेंट होंगी कि रोल कौन सी डायरेक्शन में होगा, रोल विल बी इन पोस्टीरियर डायरेक्शन। ठीक है, और ग्लाइड कौन सी होगी, एंटीरियर डायरेक्शन में। देखो ये किसके अपोजिट है, जो हमने फ्लेक्शन पढ़ा उसके अपोजिट है। ठीक है, रोल तो दोनों में पोस्टीरियर ही होगा, बट ग्लाइड देखो चेंज हो गई, यहाँ पे इंफीरियर ग्लाइड है और यहाँ पे जाके ग्लाइड है वो एंटीरियर ग्लाइड हो जाती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज एबडक्शन। अब एबडक्शन में भी देखो ये चीज तो बेसिक, कन्वेक्स ह्यूमरल हेड ही हमेशा मूव होगा ओवर द कॉनकेव ग्लिनोइड फॉसा। अब ये जो कन्वेक्स ह्यूमरल हेड है इसका जो रोल है और स्पिन है वो कैसे होगा, सो इट विल रोल सुपीरियरली on the concave glenoid fossa while simultaneously gliding inferiorly। तो यहाँ पे ग्लाइड inferiorly हो रही है और जो रोल है वो superiorly हो रहा है, तभी आपको abduction मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है ऑस्टोकाइनेमैटिकली। नेक्स्ट इज एडक्शन। अब एडक्शन में रोल, और देखो ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना आपको ये याद रखना है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ऊपर का तो सेम ही रहेगा, हमेशा कन्वेक्स ह्यूमरस ही मूव करेगी, कॉनकेव ग्लिनोइड फॉसा स्कैपुला विल नेवर मूव। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका ह्यूमरल हेड है, ह्यूमरल हेड जो आपका कन्वेक्स है वो कौन सी डायरेक्शन में रोल होगा, आपका इंफीरियरली रोल होगा। और ग्लाइड कैसे होगा, ग्लाइड होगा वो सुपीरियरली ऑन द ग्लिनोइड फॉसा। नेक्स्ट इज द मीडियल रोटेशन। अब जो ह्यूमरल हेड है इट विल रोल एंटीरियरली एंड इट विल ग्लाइड पोस्टीरियरली इन ड्यूरिंग मीडियल रोटेशन एंड ड्यूरिंग लेटरल रोटेशन द ह्यूमरल हेड दैट इज कन्वेक्स, ह्यूमरल हेड इज कन्वेक्स, इट विल रोल पोस्टीरियरली एंड इट विल ग्लाइड एंटीरियरली। तो बेसिकली सॉरी यहाँ पे सिंगल टी है। सो बेसिकली आपको ये सारी बातें रखनी है आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स में कि रोल और स्पिन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, रोल और स्पिन। ठीक है, और रोल और स्पिन किसका होगा, हमेशा ह्यूमरस हेड का होगा, क्योंकि ग्लिनोइड फॉसा तो मूव करेगा नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है अबाउट दी आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स एंड ऑस्टोकाइनेमैटिक्स। तो यहाँ से हमारा जो काइनेमैटिक्स है पूरा ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। Now moving on to the next topic is the stabilization of shoulder joint। अब देखो हमें ये पता है कि जो हमारा shoulder joint है along with the hip joint, यहाँ पे mobility ज़्यादा है और जो इन joints की stability है वो कम है as compared to other joints। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें mobility factor ज़्यादा देखने को मिलता है as compared to stability। So जो shoulder joint की stability है वो कैसे दी जाती है, कैसे भगवान ने हमें shoulder को stabilize करने के लिए बोला है। सो यहाँ पे दो तरीके की स्टेबलाइजेशन होती है, पहली होती है स्टैटिक स्टेबलाइजेशन और दूसरी होती है हमारी डायनामिक स्टेबलाइजेशन। सो स्टैटिक स्टेबलाइजेशन क्या होता है कि जब आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो रेस्ट पे होता है, स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई काम नहीं कर रहा, तब जो स्टेबलाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है। और डायनामिक स्टेबलाइजेशन क्या हो गया कि जब मेरे शोल्डर जॉइंट पे कोई मूवमेंट हो रही है, मैं कोई मोशन कर रही हूँ, तब जो मेरी स्टेबलाइज, क्योंकि अगर मान लो सिर्फ मोबिलिटी करती रहूँ मैं, एबडक्शन, फ्लेक्शन, स्कैप्शन प्लेन में बहुत सारी मैं मूवमेंट्स कर रही हूँ, बट फिर भी इसको स्टेबिलिटी तो चाहिए ना, वरना तो मेरा तो कंधा कहीं ऊपर नीचे हवा में कहीं पे भी जा सकता है, तुम्हारा भी जा सकता है। तो मूवमेंट करते हुए भी इसको स्टेबलाइजेशन तो चाहिए, बेस तो चाहिए जहाँ पे ये सपोर्ट ले सके, स्टेबलाइज हो सके, ठीक है, कंप्रेस हो सके, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक स्टेबलाइजेशन। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में इसमें ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसको ध्यान से अच्छे से समझ लेना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें ये जो कंसेप्ट है ये पूरा अच्छे से समझ आ जाए इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। राइट, स्टैटिक स्टेबलाइजेशन मैंने बता दिया कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, हमारा जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है वो रेस्ट पे होता है बिल्कुल, तब जो स्टेबलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। अब देखो, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट हैज इनकॉन्ग्रुएंट आर्टिकुलर सर्फेसेस। हमें पता है जी, एक सरफेस तो बिल्कुल ऐसे कन्वेक्स है और एक सरफेस ऐसे बिल्कुल कॉनकेव है, और ऐसा भी नहीं है कि चलो भाई ऐसे सीधी सीधी है ये
ठीक है, जैसे हमारे पीआईपी और डीआईपी जॉइंट्स हैं, ऐसी तो ये है नहीं, है ना, ऐसी तो ये है नहीं, बहुत ही इनकॉन्ग्रुएंट सर्फेसेस हैं ये। तो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम सिर्फ बोनी अलाइनमेंट के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते कि हाँ भाई बोन्स अपने आप इतनी बढ़िया हैं कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देंगी। तो इसलिए हमें दूसरे फैक्टर्स को अकाउंट में लेना पड़ेगा जो इसकी स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस दे, उनकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी आए। ठीक है, अब जब आर्म इज एट द साइड, आप नॉर्मल ऐसे बैठे हुए हो, ठीक है, अभी तो चलो मैं यूज कर रही हूँ, मैं नॉर्मल ऐसे बैठ जाऊँ, अपने शोल्डर्स का बिल्कुल यूज ना करूँ, तो मेरे शोल्डर बिल्कुल रेस्ट पे हो गए, मैं कुछ काम नहीं कर रही, ना मैंने इनके ऊपर कोई बैग टांग रखा है, कुछ ऐसा सामान ले रखा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल रेस्ट पे है, ओवरलोड नहीं है। तो जब आपका जो आर्म है वो रेस्ट पे होता है, तो जो आपका ह्यूमरल हेड है इट इज रेस्टिंग ऑन द फॉसा। नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन भी मैंने आपको बताई है, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द ह्यूमरल हेड ये बताया था। अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये क्या पोजीशन थी, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमरल हेड है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होता है। ठीक है, ये आंसर मुझे ज़रूर देना कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि तुम सच में पढ़ते भी हो, तुम्हें याद भी रहता है या नहीं रहता, तो तुम्हारा भी ये टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये शोल्डर जॉइंट जो है ये इस तरीके से नॉर्मल बैठा हुआ है, ठीक है, मेरा शोल्डर जॉइंट, अब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लग रही होगी। कौन सी फोर्स लग रही होगी? ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी। अब ग्रेविटी की फोर्स क्या लग रही होगी? इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी जी, ठीक है, यानी कि ग्रेविटी की फोर्स लग रही है इस जॉइंट के ऊपर। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ऊपर भी कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो इस फोर्स को बैलेंस कर सके, है ना, क्योंकि कोई चीज रेस्ट पे कब रहेगी? जब दोनों तरफ से जो फोर्स है वो बराबर रहेगी। ऐसा नहीं एक तरफ से ज्यादा फोर्स लग रही है, एक तरफ से कम फोर्स लग रही है, तो जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगी उस तरफ वो चीज चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पे भी अगर शोल्डर जॉइंट पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है तो ऊपर से भी कोई एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए किसी भी तरीके से, ताकि वो इस फोर्स को बैलेंस आउट कर सके, इक्विलिब्रियम ला सके। ठीक है, so a study by this and this stated that all muscles of the shoulder complex are electrically silent in the relaxed unloaded limb। अब जब हम नॉर्मल ऐसे शोल्डर जॉइंट को देख रहे हैं, जब मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रही, तो मेरी जो यहाँ की मसल्स है, जब मैं उनको मूव ही नहीं कर रही, मैं उनका काम ही नहीं ले रही हूँ, तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, वो अपना कुछ काम नहीं कर रही होती। ठीक है, तो अब भाई जब मसल्स कोई काम नहीं कर रही, तो ये जो मेरा जॉइंट है यहाँ पे इतना बढ़िया सा प्यारा सा जो मेरा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है वो कैसे काम करेगा? क्योंकि इसके ऊपर तो भैया ग्रेविटी की फोर्स लग रही है नीचे से, तो ग्रेविटी तो इसको नीचे ले जाना चाहिए, फिर तो क्यों नहीं लेके जाती? अब इसको समझो। सो टू मेंटेन इक्विलिब्रियम एट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, स्टैटिक या फिर पैसिव स्टेबलाइजेशन, स्टैटिक स्टेबलाइजेशन को हम पैसिव स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं, ये 3 तरीके से प्रोवाइड की जाती है। देखो रेस्ट पे है पर कितना काम चल रहा है पीछे पीछे। सबसे पहले जो काम में आता है वो आता है आपका रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की पार्ट 1 थी। नेक्स्ट इज द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट, ये भी कुछ तो काम करेगा। एंड थर्ड इज द डिग्री ऑफ ग्लिनोइड इंक्लिनेशन। अब इन तीनों के बारे में हम समझते हैं कि ये कैसे रेस्ट, अब ये याद रखना कि ये तीनों चीजें रेस्ट के टाइम पे काम आती हैं, ऐसा नहीं कि तुम मूवमेंट कर रहे हो और तब ये काम आए, सिर्फ रेस्ट के टाइम पे ये तीनों चीजें काम करेंगी। सबसे पहले आता है आपका रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। इसके बारे में हमने बात करी थी कि इसमें 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर कैप्सूल आता है आपका, कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट आता है और सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट आता है, और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? आपका रोटेटर इंटरवल कैप्सूल बनाते हैं। अब जैसे जो ग्रेविटी है वो एक कॉर्डली डायरेक्टेड आपको फोर्स लाते हैं। कॉर्डली का मतलब होता है इंफीरियर, ठीक है, कॉर्डली का मतलब होता है इंफीरियर, और क्रेनियली का मतलब होता है सुपीरियर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। So it RIC imparts cranial directed force as RIC is taught when arm is at the side। अब अगर आप RIC का स्ट्रक्चर देखोगे, सो ये ध्यान से देखो कि इस कलर चेंज कर लेती हूँ मैं एक बार। देखो यहाँ पे होता है आपका RIC, जो आपके RIC है वो कहाँ पे प्लेस्ड होता है? वो प्लेस्ड होता है सुपीरियरली। ठीक है, सो द पोजीशन ऑफ RIC इज प्लेस्ड सुपीरियरली, वेयरएज जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है वो लग रही है इंफीरियरली। तो ग्रेविटी जो है इट इज एक्टिंग इंफीरियरली। तो ग्रेविटी की फोर्स को काउंटर करने के लिए आपका जो ये RIC है इसकी एनर्जी आ गई, इसकी फोर्स आ गई, क्योंकि जब हम रेस्ट पे होते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्ट, ये लिखते जाओ जो मैं बातें बता रही हूँ तुम्हें, एट द टाइम ऑफ रेस्ट जो RIC है इज टॉट,
ठीक है, यानी कि टाइट होता है। अब कोई चीज़ अगर टाइट होगी तो वो फोर्स तो एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रेस्ट पे होते हैं तो RIC काम पे लग जाता है भाई कि तो अब तुम सब आराम करो, मैं काम करता हूँ, कोई बात नहीं। तो ग्रेविटी की फोर्स को ये काउंटर बैलेंस कर लेता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, इसलिए हमारा कंता रेस्ट के टाइम पे ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं गिरता, ठीक है। So the resultant vector formed from the gravity and the RIC vector creates a force that compresses the humeral head into the lower portion of the glenoid fossa and prevents inferior humeral head translation. अब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधी सीधी बात समझो। आप देखो यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं कि देखो जब हम आपने पढ़ा होगा शुरुआत के चैप्टर में, अपने बायोमैकेनिक्स पढ़ा होगा कि अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर इस तरीके से आता है, यहाँ पे फोर्स वेक्टर आता है, तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। और ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एक इस तरीके से इसका वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये कुछ इस तरीके से आता है और इसको हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब RIC का प्लस जब हम RIC का प्लस ग्रेविटी का रिजल्टेंट वेक्टर को जब हम लाते हैं तो ये जो वेक्टर बनता है ना दोनों का मिला के, वो किस तरफ जाता है, वो ह्यूमरल हेड को, इस ह्यूमरल हेड को ग्लिनोइड फोसा के अंदर कंप्रेस करता है। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि RIC जो है आपका वो रेस्ट के टाइम पे आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, इक्विलिब्रियम दे रहा है, तो वो कैसे दे पा रहा है, क्योंकि RIC का और ग्रेविटी का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो क्या कर देता है, वो ह्यूमरल हेड को कंप्रेस करता है इन ग्लिनोइड फोसा। इस वजह से जो आपका शोल्डर जॉइंट है वो स्टेबलाइज रहता है। ये जो डायग्राम लिया है, फिर मैं जो भी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो मैं पढ़ा रही हूँ आपको जो आपकी बायोमैकेनिक्स की बुक है, कौन सी, नॉर्किन से। ये डायग्राम भी नॉर्किन्स का ही है, बहुत इजी डायग्राम है, ध्यान से समझोगे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसी वीडियो को दोबारा चला के टॉपिक से पढ़ना शुरू करो फिर से। नेक्स्ट इज द कैप्सूल ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अब जो हमारा RIC था उसका तो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, बहुत तामझाम है। अब ये जो कैप्सूल है ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की स्टेबिलिटी को कैसे प्रोवाइड करा रहा है एट द टाइम ऑफ रेस्ट, क्योंकि ये भी एक स्टैटिक स्टेबलाइजर है, पैसिव स्टेबलाइजर है। तो जो कैप्सूल है एक तो वो एयर टाइट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर एक नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर आ जाता है। अब जैसे ही ये प्रेशर आता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है इनसाइड योर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, उसकी वजह से क्या होता है, जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपका ह्यूमरल ट्रांसलेशन होता है, इंफीरियर ह्यूमरल ट्रांसलेशन होता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि नीचे तो भाई ग्रेविटी लगेगी ना, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे या किसी भी जॉइंट पे हमेशा ही लगेगी, तो उसको ये रोकता है बिकॉज ऑफ द एयर टाइट क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जॉइंट कैप्सूल। फिर आता है डिग्री ऑफ ग्लिनोइड इंक्लिनेशन, कि आपका जो ग्लिनोइड फोसा है वो कितने डिग्रीज पे इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे वो लगा हुआ है। सो अ स्लाइट अपवर्ड टिल्ट ऑफ द ग्लिनोइड फोसा ईदर एनाटॉमिकली इन द स्ट्रक्चर और the scapula or through scapular upward rotation will produce a partially bony block against the inferior translation। अब देखो उसने क्या बोला कि अगर आपका जो ग्लिनोइड फोसा है ये थोड़ा अपवर्ड की तरफ टिल्ट है, कॉन्केव ग्लिनोइड फोसा आपका थोड़ा अपवर्ड टिल्ट है, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो, एनाटॉमिकली हो, स्कैपुला के अपवर्ड रोटेशन की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, तो वो भी स्टेबलाइजेशन का काम करता है। बट अगेन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, क्योंकि हर किसी का ग्लिनोइड इंक्लिनेशन जो है वो अपवर्ड टिल्ट हो ये जरूरी नहीं है उसका, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट विल वेरी। सो जब ये सारी जो पैसिव फोर्सेस हैं, जो मैंने आपको अभी 3 पैसिव फोर्सेस बताई, जब ये फेल हो जाती हैं कि रेस्ट के टाइम पे इतना प्रेशर पड़ गया, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो इतना आ गया कि ये तीनों चीज़ें उसको झेल नहीं पा रही, तब कौन सी मसल एक्टिवेट होती है, सुप्रास्पाइनेटस मसल जो होती है ये आपकी एक्टिवेट होती है रेस्ट के टाइम पे। जब ये तीनों पैसिव फोर्सेस किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी XYZ रीजन की वजह से ये तीनों चीज़ें अगर फेल हो जाती हैं, आपके जॉइंट को स्टेबलाइज नहीं कर पा रही, तो जो आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल है ये काम में रहती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना। तो स्टैटिक स्टेबलाइजेशन हो गया खत्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बड़ा आसानी से पढ़ लिया आपने। तो
नेक्स्ट कम्स द डायनेमिक स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। डायनेमिक मतलब क्या हुआ? डायनेमिक मैंने बताया था कि जब हम कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं या जब कोई मोशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो स्टेबलाइजेशन हमें प्रोवाइड करवाता है हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट ही खुद से ही, उसे हम कहते हैं डायनेमिक स्टेबलाइजेशन। अब डायनेमिक स्टेबलाइजेशन के लिए भी 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल है। जैसे स्टैटिक के लिए भी 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल थी, यहाँ पे भी 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इज डेल्टोइड, सेकंड इज रोटेटर कफ मसल एंड थर्ड इज दी बाइसेप्स मसल। अब यहाँ पे देखो मसल्स का रोल आ गया, ठीक है। अब तक मसल्स का रोल नहीं था क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो मसल तो काम करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टोइड के बारे में पढ़ते हैं। तो डेल्टोइड का ओरिजिन आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे। ओरिजिन कहाँ से है? तो ओरिजिन इसका 3 जगह से है। एंटीरियर बॉर्डर एंड एडजॉइनिंग सरफेस ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द क्लैविकल, लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन वेयर 4 सेप्टा ऑफ ओरिजिन आर अटैच्ड। याद रखना कि इसके जो ओरिजिन है, ओरिजिन के इसके 4 सेप्टाज हैं, ठीक है। एंड लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। इंसर्ट कहाँ होता है? ओवर दी डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी 3 सेप्टाज ऑफ इंसर्शन। तो इसके ओरिजिन के 4 सेप्टा ऑफ ओरिजिन है एंड 3 सेप्टाज ऑफ इंसर्शन है। इस चीज का ध्यान रखना। काम क्या कराता है? मिडल फाइबर एबडक्शन कराते हैं, एंटीरियर फाइबर फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन कराते हैं, एंड पोस्टीरियर पीछे वाले फाइबर जो है वो एक्सटेंशन और लेटरल रोटेशन कराते हैं। नर्व सप्लाई इज बाय द एक्सिलरी नर्व। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा। सो देखो यहाँ से जो आपका ओरिजिन है पूरा ये हो रहा है और यहाँ पे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है, यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो कितने ब्यूटीफुली इन्होंने अलग अलग कलर से जो आपके बैंड्स हैं, 3 सेप्टाज हैं या फिर बैंड्स कह लो इनको डेल्टोइड के, वो यहाँ पे दिखा रखे हैं। सो आई होप इस इमेज से आपको डेल्टोइड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो ओरिजिन है, इंसर्शन है, जो उसकी फॉर्मेशन है, वो क्लियर हो गई होगी। अब बायोमैकेनिक्स में डेल्टोइड का क्या काम है? डायनेमिक स्टेबलाइजेशन में हम डेल्टोइड को क्यों गिन रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं? सो ड्यूरिंग एबडक्शन, अब देखो डेल्टोइड के हमने पढ़े कि 3 फाइबर्स हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। मिडल वाले को ही कई बार लेटरल डेल्टोइड भी कह देते हैं या फिर इसे मिडल डेल्टोइड भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सो ड्यूरिंग एबडक्शन द फोर्स वेक्टर्स ऑफ 3 बैंड्स कौन कौन से? यही वाले, ठीक है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर of the deltoid acting together coincides with the fibers of the middle deltoid। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि इसके 3 फाइबर्स हैं, एक ये फाइबर है, एक ये फाइबर है और एक समझो बीच में ये पेन का फाइबर है, ठीक है। ये इसके 3 फाइबर्स हैं। तो जब ये पूरी डेल्टोइड मसल काम कर रही होती है, जब ये तीनों फाइबर्स काम कर रहे होते हैं, तब इन तीनों की जो ताकत है ना वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाती है। कौन से फाइबर में? मिडल फाइबर में आके इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये जो मेरा समझो ये पोस्टीरियर फाइबर है, ये मिडल है और ये एंटीरियर फाइबर है, तो जब मैं इन तीनों को एक साथ मूव करूँ, जब मेरी डेल्टोइड एक साथ मूव हो रही है, तो इसका जो मेन शक्ति है वो सारी किसके पैरेलल हो जाती है? मिडल वाले के पैरेलल हो जाती है। तो इन दोनों में कम शक्ति रह जाती है, इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे तुम समझो इस चीज को, ठीक है। अब क्या होता है? व्हेन द मसल फोर्स वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू इट, चलो मैं इमेज से समझाती हूँ। अब देखो क्या होता है, हमने पढ़ा कि जो डेल्टोइड का इंसर्शन है वो यहाँ पे हो रहा है ओवर द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है। सो जो डेल्टोइड का रिजल्ट, अब डेल्टोइड यहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है तो ये ऐसे एबडक्ट कर रहा है ना, मूवमेंट तो ये वाली कराता है। तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है वो कहाँ निकलता है? वो निकलता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से डेल्टोइड का रिजल्टेंट वेक्टर निकला जिसको हमने FD से डिनोट किया। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करूँ तो एक आया ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको हमने FY नाम दिया, ठीक है। तो एक ये आ गया आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक ये आ गया आपका पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। ये आ गया आपका पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं और इसको परपेंडिकुलर क्यों कह रही हूँ मैं? किसके रेफरेंस में कह रही हूँ? विद दी इन रिलेशन टू दी ह्यूमरस बोन। तो ये जो ह्यूमरस बोन है आपकी यहाँ पे, इसके कंटेक्स्ट में, इसके रेफरेंस में आपको मैं ये कह रही हूँ कि ये वाला जो है FX जो है इट लाइज पैरेलल टू द ह्यूमरस, अगर आप देखो तो, और ये जो FY है इट लाइज परपेंडिकुलर टू द ह्यूमरस, इसलिए इसको परपेंडिकुलर कहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दिखने में कौन बड़ा लग रहा है? FX बड़ा है या फिर FY बड़ा है? तो आप कहोगे कि नहीं जी बिल्कुल FX ही बड़ा है क्योंकि इसकी जो लाइन है ये लंबी है और ये परपेंडिकुलर वाला तो भाई चिन्ना सा है, इतना सा छोटा सा है ये तो ये दोनों चीज हो गई कि जब हमने डेल्टोइड के रिजल्टेंट को, फोर्स वेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो एक आया FX वाला और एक आया FY वाला। FY वाला जो था, जो परपेंडिकुलर था वो छोटा था और जो लंबे वाला था वो पैरेलल था और वो लंबा भी था,
ठीक है। सो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है कि जो इसका फोर्स वेक्टर है डेल्टोइड मसल का, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। जो पैरेलल है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सुपीरियरली जा रहा है, देखो यहाँ पे सुपीरियरली जा रहा है ना, एंड इट इज लार्जर, और ये बड़ा भी है। इसकी वजह से क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द डेल्टोइड फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशन कॉजेज द ह्यूमरस और द ह्यूमरल हेड टू ट्रांसलेट सुपीरियरली। इसी वजह से, क्योंकि इसका जो ये एफएक्स वाला फैक्टर है, एफएक्स वाला जो कंपोनेंट है ये ज्यादा है, इसीलिए ये वाली मूवमेंट हो पा रही है। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर मूवमेंट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये बहुत छोटा है। ठीक है, यूजुअली द पैरेलल फोर्स, अब देखो यूजुअली अगर मैं किसी और जॉइंट की बात करूं तो क्या होता है, जब ये जो पैरेलल फोर्स होती है, यानी कि जो एफएक्स वाली फोर्स होती है ना, जब ये ज्यादा होती है किसी भी जॉइंट में, तो क्या होता है ना, जॉइंट के ऊपर स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। ठीक है, जॉइंट के ऊपर स्टेबिलिटी ज्यादा आती है अगर मैं बाकी जॉइंट्स की बात करूं। बट शोल्डर जॉइंट में, जब शोल्डर जॉइंट में, लिख लो इसको, समझ लो इसको पहले एक बार अच्छे से, शोल्डर जॉइंट में आपका जो एफएक्स कंपोनेंट यानी कि जो आपका पैरेलल कंपोनेंट है, जब ये ज्यादा हो जाता है तो स्टेबिलिटी नहीं आती, तो स्टेबिलिटी नहीं आती। इस चीज पर है ना, ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, सो ऑन द जॉइंट बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू जॉइंट कंप्रेशन, ये हम दूसरे जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ठीक है, so when the arm is at the side, the glenoid fossa is not in line with the shaft of the humerus। ये इसका रीजन है कि जब हम ये जो fx वाला कंपोनेंट है ये ऊपर की तरफ है, तो ये तो भैया कंप्रेसिव फोर्स रहना चाहिए। जब बाकी जॉइंट्स पे दे रहा है स्टेबिलिटी, कंप्रेसिव फोर्स, तो इस वाले जॉइंट पे क्यों नहीं दे रहा? सोचने वाली बात है। ये जो मैंने आपको ये कहानी सुनाई, तो इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है शोल्डर जॉइंट पे? तो इसका रीजन है ये, क्योंकि ग्लिनोइड फोसा इज नॉट इन लाइन विद द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। अब अगर आप एल्बो को देखो तो ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस एक ही लाइन में है। हाथ के जॉइंट्स देख लो, पैर के जॉइंट्स देख लो, बीच के जॉइंट्स सब अलाइनमेंट में है, बट शोल्डर अलाइनमेंट में नहीं है। यही इसका एक रीजन बन जाता है। So the force component which is applied parallel to the long axis of the humerus bone creates a shear force rather than a stabilizing compressive effect। अब ये कोई stabilizing effect तो दे नहीं रहा parallel component, तो ये कौन सा force दे देता है? It creates a shear force। तो यहाँ पे जो मैं कह रही थी कि ये जो fx वाला component है ये कौन सी force create कर देता है? It creates a shear force rather than a compressive force which provides stability, जो कि बाकी joints पे हो रहा है पर यहाँ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लिनोइड और आपका जो ह्यूमरस है ये एक लाइन में नहीं है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, परपेंडिकुलर है, एक लाइन में नहीं है। ये इसका रीजन है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ पाओगे तो फिर आगे की चीजें नहीं समझ आएंगी, इसलिए अच्छे से कंसेप्ट जो है ये क्लियर कर लो यहाँ पे। ठीक है, so if this parallel superior directed forces is not opposed, it would cause the humeral head to impact the coracoacromial arch before much abduction had occurred। अगर ये सिर्फ पैरेलल वाला रहता तो क्या होगा कि अगर ये पैरेलल वाला ही चलता चलता जाए तो मेरी जो ह्यूमरस है यहाँ पे ये तो ऊपर ऊपर ही चली जाएगी, और ये ऊपर जाके जो आपकी कोराकोएक्रोमियल आर्च है, यहाँ पे जो आपकी कोराकोएक्रोमियल आर्च है, कोराकोएक्रोमियल आर्च है, उसमें जाके लग जाएगी, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स को इम्पिंज करेगी। ठीक है, तो अगर डेल्टोइड को अकेला छोड़ दिया जाए, ठीक है, डेल्टोइड किसी की अगर ना सुने और उसके साथ कोई और मसल ना हो, तो क्या होगा यहाँ पे? तो ये होगा कि जो डेल्टोइड है वो ऊपर ऊपर चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमें दूसरी भी फोर्स चाहिए होती है जो इसको रोक सके इतना ऊपर जाने से, क्योंकि इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो ज्यादा है। ठीक है, अब दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, इसका पैरेलल कंपोनेंट ज्यादा है डेल्टोइड का और ये ऊपर जा सकता है ऐसे, ठीक है, सुपीरियर ट्रांसलेशन ये कर सकता है। तो ग्रेविटी कहाँ गई भाई? रेस्ट में तो बड़ा ये रोल प्ले कर रही थी, ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, अब कहाँ गई ग्रेविटी? तो ग्रेविटी यहाँ पे जो है अभी भी लग रही है, पर क्योंकि यहाँ पे जो मसल है, मसल की जो पावर है, मसल की जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर मान लो मसल 100 है तो ग्रेविटी 50 है, तो ग्रेविटी उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाएगी, इक्विलिब्रियम पे नहीं ला पाएगी, इसलिए ग्रेविटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। अब भाई ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही चीज मैंने दोबारा लगाई है कि ये जो कंपोनेंट था इसको हमने दो में रिजॉल्व किया, fx एंड fy। fx is parallel and it is larger as compared to fy which is smaller and it is perpendicular। जो आपका fx
एफेक्ट्स है, इट क्रिएट्स अ शियर फोर्स ऑन द ह्यूमरस, ठीक है, शियर फोर्स क्रिएट करता है ऑन द ह्यूमरस एंड द ग्लिनोइड फॉसा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो इसका सुपीरियर ट्रांसलेशन है ये होता ही जाएगा अनलेस एंड अनटिल इसे कोई दूसरी फोर्स आए और अपोज करे जो कि ग्रेविटी नहीं हो सकती, ठीक है। So as a result, deltoid cannot independently abduct or elevate the arm. So other forces must work synergistically. Synergistically मतलब साथ में with the deltoid to bring out its deltoid muscle function. ठीक है, यानी कि उसे किसी और की भी सहायता चाहिए यहाँ पे। So यहाँ पे दूसरी मसल कौन सी काम आती है, आपकी रोटेटर कफ मसल काम में आती है। यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस नहीं आएगा, यहाँ पे बाकी की मसल आएंगी। सुप्रास्पाइनेटस इज एन इंडिपेंडेंट एबडक्टर ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। रोटेटर कफ मसल आएंगे यहाँ पे, सुप्रास्पाइनेटस आप भूल जाओ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे अभी। अब आता है आपका रोटेटर कफ मसल। रोटेटर कफ मसल आपने पढ़ी होंगी, 4 मसल्स होती है, सुपरस्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलारिस। These are called कफ। इनको कफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो टेंडन है वो ब्लेंड हो जाता है एक दूसरे के साथ एंड इट रीइंफोर्सेस द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कैप्सूल। ये जो चारों मसल्स हैं रोटेटर कफ की, ये डायनामिक स्टेबलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अब इन सारी मसल्स का इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलारिस, मैंने यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल अभी ऐड नहीं करी है, क्या होगा सुप्रास्पाइनेटस, ये मसल को हम अलग से पढ़ेंगे, वो भी मैं बताऊंगी क्यों अलग से पढ़ेंगे। पर एक बार यहाँ पे आप इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलारिस का जो ओरिजिन है, इंसर्शन है, एक्शन है एंड नर्व सप्लाई, ये आप सबको टिप्स पे होना चाहिए। इसको एक बार पढ़ लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, सारी मसल्स आपकी इमेज यहाँ पे लगी हुई है ऑफ ऑल द 4 मसल्स, राइट। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो चारों मसल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी देखो सेम, हम जो इनके फोर्स कंपोनेंट हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो सारी मसल्स हैं इनका इंसर्शन आपके होता है ग्रेटर ग्लिनोइड ट्यूबरोसिटी के ऊपर, ठीक है, चारों ही मसल्स का, ठीक है। हमने इंसर्शन पढ़ा है अभी इनका, ठीक है। तो ये जो सारी मसल्स हैं अभी यहाँ पे इंसर्ट हो रही हैं, तो इनका जो फोर्स वेक्टर है वो भी यहीं से बनेगा, ठीक है। अब ये जो सुपरस्पाइनेटस वाला पार्ट है इसको अभी आप छोड़ दो, इसको ध्यान मत दो, अभी सिर्फ देखो इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलारिस एंड टेरिस माइनर मसल को। इनके जो फोर्स वेक्टर हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं, यहाँ पे वो इस तरीके से जा रहे हैं कि वो ह्यूमरल हेड को अंदर की तरफ ग्लिनोइड फॉसा में कंप्रेस कर रहे हैं। सो देखो यहाँ पे इनका इंसर्शन हो रहा है, ठीक है, इन तीनों मसल्स का इंसर्शन हो रहा है, ये हो गया इनका फोर्स वेक्टर, ITSS, infraspinatus, teres minor and subscapularis, ठीक है। सो फोर्स वेक्टर ऑफ दीज 3 मसल्स को जब हम तोड़ेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दिस इज द FY पार्ट एंड दिस इज द FX पार्ट। सो दिस इज द परपेंडिकुलर पार्ट एंड दिस इज द पैरेलल पार्ट। अगेन पैरेलल क्यों बोला, क्योंकि ये ह्यूमरस के पैरेलल है, और इसे परपेंडिकुलर क्यों बोला, क्योंकि ये ह्यूमरस के और ग्लिनोइड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बेसिक बात है जो मैंने आपको बताई। जैसे हमने डेल्टोइड के फोर्स कंपोनेंट्स अलग किए थे ना, ऐसे हमने इन तीनों मसल्स के भी फोर्स कंपोनेंट अलग किए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि जो सुपरस्पाइनेटस है उसका जो फोर्स कंपोनेंट है वो अलग ऐसे ऊपर क्यों भाग रहा है, वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि सुपरस्पाइनेटस का इंसर्शन भी देखो कहाँ से होता है। सुपरस्पाइनेटस का जो इंसर्शन है अगर आपको पता होगा तो वो होता है सुप्रास्कैपुलर फॉसा से, यानी कि यहाँ पे पूरा इंसर्शन होता है और यहाँ जाके ये ऐसे लग जाती है, तो मतलब इसके बीच में से ये बीच में आ गया। सो यहाँ पे इसका इंसर्शन होता है इस तरीके से, तो इसका जो वेक्टर है वो तो ऊपर ही जाएगा ना। ये सारी जो मसल्स हैं ये नीचे वाला पार्ट ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। जो सबस्कैपुलारिस है वो आगे की तरफ होती है पर होती नीचे की तरफ ही है। इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर तो देखो होती ही नीचे की तरफ है, तो इनका जो फोर्स वेक्टर आएगा वो तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ पे अभी क्लियर कर दिया, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा था इस चीज़ में। तो सुपरस्पाइनेटस का अभी हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इन तीनों का जब हम फोर्स वेक्टर रिजॉल्व करेंगे जो कि हम यहाँ कर रहे थे, तो ये जाएगा कुछ अंदर की तरफ, ठीक है, यानी कि ह्यूमरल हेड को वो कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब ये समझो यहाँ पे द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल द 3 मसल्स, कौन कौन सी, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलारिस, ठीक है। इन 3 मसल्स का मेक्स them an important glenohumeral joint compressor, ठीक है। The sum of these 3 inferiorly translated the sum of these 3 inferiorly translated components
नियरली ऑफसेट्स द सुपीरियर ट्रांसलेशन फोर्स ऑफ द डेल्टोइड मसल। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो डेल्टोइड है उसका, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ फिर से वो इमेज, मैंने तुम्हें यहाँ बताया था कि इसका जो एफएक्स कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये इतना ज़्यादा है कि ये कोरैकोएक्रोमियल आर्च, जो यहाँ पे आपकी कोरैकोएक्रोमियल आर्च है उसमें जाके स्ट्रक्चर्स को इम्पेंज कर देता है और ग्रेविटी इसे अकेले यहाँ पे नहीं रोक पा रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपकी कौन सी मसल्स आती हैं, आपकी आईटीएस मसल्स, और वो उनका मैंने आपको बताया था फोर्स वेक्टर कैसा होता है, ऐसे अंदर की तरफ होता है, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स वेक्टर ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। तो जब ये इधर की तरफ आ रही है और जो डेल्टोइड है आपका, जो डेल्टोइड है वो एबडक्शन मूवमेंट कर रहा है, तो डेल्टोइड जा रहा है ऊपर की तरफ हाथ लेके, और ये जो मसल्स हैं, ये तीनों जो मसल्स हैं, ये क्या कर रही हैं, ह्यूमरल हेड को अंदर की तरफ धक्का मार रही हैं, अंदर की तरफ धक्का मार रही हैं। तो देखो मूवमेंट कितनी आसान हो जाएगी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी भी हो गई, तो यहाँ पे जो आर्च है इसमें ये चीज़ लगेगी भी नहीं और आपकी जो रोटेशन मूवमेंट है वो हो जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, क्योंकि थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पे भी देखो वही चीज समझा रखी है कि ये जो मसल्स हैं, ये देखो ऐसे इंफीरियर डायरेक्टेड कंप्रेसिव फोर्सेस लगा रही हैं, स्टेबिलिटी मतलब कंप्रेसिव फोर्सेस लगा रही हैं। कौन कौन सी मसल, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, आईटीएस, ठीक है। और डेल्टोइड फिर आपका एबडक्शन वाली मूवमेंट कर रहा है, सुपीरियर ट्रांसलेशन कर पा रहा है, ठीक है। सो दीज फॉर्म अ फोर्स कपल, सो डेल्टोइड plus ITS muscle are a force couple, ठीक है। क्या है ये, फोर्स कपल है। कपल क्या होते हैं, जो साथ में रहते हैं, तो ये दोनों भी साथ में रहते हैं, दूसरे का काम कराते हैं, ठीक है। सो सुपीरियर फोर्सेस ऑफ द डेल्टोइड एंड इंफीरियर फोर्सेस ऑफ द थ्री रोटेटर कफ मसल्स, ध्यान से पढ़ो, सुपीरियर फोर्सेस ऑफ द डेल्टोइड, हाँ डेल्टोइड की सुपीरियर फोर्सेस थी, एंड इंफीरियर या फिर इनको हम क्या कह सकते हैं, कंप्रेसिव, ठीक है, फोर्सेस ऑफ द थ्री रोटेटर कफ मसल्स एक्टिंग ऑन द ह्यूमरस forms an almost perfect rotation of the humeral head around a relatively stable axis for rotation with minimal translation। तो ये जो मैंने आपको पूरी बात बताई उसका ये समरी है, ठीक है। फोर्स कपल देखो, ये तीनों मसल कितना अच्छा डायग्राम है, यहाँ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रही है और ये डेल्टोइड आराम से अपनी जो मूवमेंट है, मोशन है वो कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर फोर्स कपल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज सुपरास्पाइनेटस। अब सुपरास्पाइनेटस को हमने उनके साथ नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि इसका जो फोर्स वेक्टर है वो अलग डायरेक्शन में जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन एंड इंसर्शन। ओरिजिन कहाँ से है इसका, सुपरास्पाइनस फोसा से है, जो कि ऊपर होता है एज कम्पेयर टू दूसरी मसल्स, एंड इंसर्ट्स ऑन द जीटी ऑफ ह्यूमरस। अब यहाँ देखो सुपरास्पाइनेटस तो ऐसे इंसर्ट हो रही है, तो इसका फोर्स कपल तो कुछ यूँ निकलेगा ना, ऐसे निकलेगा, ऐसे की बजाय वो मसल्स तो ऐसे आ रही थी आईटीएस वाली, तो पर हमारी सुपरास्पाइनेटस बोली नहीं, मैं तो ऊपर की तरफ लगी हुई, तो मैं तो भैया ऊपर ही तरफ जाऊंगी, मैं तो ऊपर की तरफ ही जाऊंगी, ऐसे नीचे नहीं आऊंगी मैं, ठीक है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ रोटेटर कफ मसल्स, वी नो दैट। अब सुपरास्पाइनेटस के कंपोनेंट को भी, फोर्स कंपोनेंट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। जो पैरेलल है इट इज सुपीरियरली डायरेक्टेड, स्मॉलर है, परपेंडिकुलर इज कंप्रेसिव एंड इट इज लार्जर। देखो इमेज दिखा देती हूँ तुम्हें, सुपरास्पाइनेटस का देखो इस तरीके से जा रहा था कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट को जब हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पे इसका इंसर्शन है ना जीटी के ऊपर, पढ़ा अभी हमने, तो एक तो हो गया इसका ये वाला कंपोनेंट, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे हमें पता चला, क्योंकि ये ग्लिनोइड ह्यूमरस के भी और ग्लिनोइड के भी परपेंडिकुलर है, और ये जो एफएक्स वाला है ये इसके पैरेलल है, ह्यूमरस के पैरेलल है, इसलिए ये पैरेलल वाला कंपोनेंट है, और ये दिखने में ही लग रहा है कि ये स्मॉल है, और ये जो कंपोनेंट है ये लार्ज है। अब देखो ये कंपोनेंट लार्ज है और ये कंपोनेंट स्मॉल है। अब ये कंपोनेंट अंदर की तरफ फोर्स दे रहा है, तो अंदर की तरफ होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ह्यूमरल का हेड है, ह्यूमरस का हेड है, इसको ग्लिनोइड फोसा की तरफ ये धक्का मार रहा है, यही तो मतलब हुआ। तो मतलब यहाँ पे ये कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है, और अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है तो दैट मीन्स जो आपकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है। आई बात समझ में, दोबारा देख लो इसको एक बार, ठीक है। क्योंकि एफ वाई यानी कि जब भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज्यादा है शोल्डर जॉइंट पे, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्सेस बढ़ रही हैं, ठीक है।
So it is an independent abductor of the shoulder joint in the initial ranges. ठीक है, ऐसा क्यों है, इसके दो रीजंस है. So when the muscle contracts, मसल मतलब सुप्रास्पाइनेटस की बात हो रही है यहाँ पे, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मॉल सुपीरियरली डायरेक्टेड पैरेलल कंपोनेंट इज ऑफसेट बाय द इंफीरियर डायरेक्टेड फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हिच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव रोटेशन. क्योंकि इसका जो ये एफएक्स वाला कंपोनेंट है ये इतना छोटा है कि इसको जो ग्रेविटी है वो ही बैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से ये आराम से घूम जाता है. वेयर एज अगर डेल्टोइड की बात करें तो उसका जो एफएक्स वाला कंपोनेंट था वो बहुत ज़्यादा था, उसको ग्रेविटी इक्विलिब्रियम में या फिर बैलेंस आउट नहीं कर पा रही थी. पर यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस के एफएक्स कंपोनेंट को, पैरेलल कंपोनेंट को ग्रेविटी अच्छे से बैलेंस कर लेती है, इसलिए ये एक इफेक्टिव एडक्टर है, एबडक्टर, ठीक है, नॉट एडक्टर. दूसरा रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द सुपीरियर लोकेशन ऑफ द मसल. जैसा मैंने आपको बताया ये सुपीरियरली प्लेस्ड है एज कंपेयर टू द अदर रोटेटर कफ मसल्स. The line of action lies farther away from the glenohumeral joint axis and hence a larger movement arm. और अगर movement arm ज़्यादा होगा तो आपको पता है जो टॉर्क है वो ज़्यादा लगेगा, यानी कि जो फोर्स है वो अच्छे से अपना काम कर पाएगी. ठीक है, ये हमने पढ़ा था जब हमने बेसिक्स पढ़े थे. ठीक है, कि मूवमेंट आर्म क्या होता है, टॉर्क क्या होती है, फोर्स क्या होता है, इसका क्या रिलेशन होता है इन तीनों के बीच का, ये हमने अच्छे से सारी बातें कवर कर रखी हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई. अब बाइसेप्स ब्रेकियाई भी हमारा डायनामिक स्टेबिलाईजेशन में काम करता है. ओरिजिन कहाँ से होता है, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल. एंड अब अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बाइसेप्स ब्रेकियाई का एक शॉर्ट हेड भी होता है. ठीक है, शॉर्ट हेड भी होता है और एक लॉन्ग हेड भी होता है. बाइसेप्स ब्रेकियाई के दो हेड होते हैं. ठीक है, बट जो डायनामिक स्टेबलाइजेशन है, डायनामिक स्टेबलाइजेशन में जो आपका शॉर्ट हेड है, डायनामिक स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट में शॉर्ट हेड नहीं आता. ओनली द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई काम करता है. इसमें बहुत बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वाइवा में उनको एग्जामिनर फंसा लेता है अपनी बातों में, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लॉन्ग हेड वाला ही काम करता है. तो ये इसके सारे ओरिजिन, इंसर्शन वगैरह लिखे, इनको पढ़ लेना. ये रही इमेज, देखो दिस इज द वन हेड एंड दिस इज द अनदर हेड. सो दिस इज द लॉन्ग हेड एंड दिस इज द शॉर्ट हेड, और ये पूरा हो गया आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल. सो इट रन्स एंटीरियरली बिटवीन LT लेसर ट्यूबरकल एंड GT ग्रेटर ट्यूबरकल इन द बाइसेप्टल ग्रूव. बाइसेप्टल ग्रूव में से जाता है. इन द ग्रूव, अब ये जो ग्रूव आ गई है, ग्रूव यानी गड्ढा टाइप, इट इज एनवलप्ड बाय द ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट. इसके ऊपर ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट होता है. अब ये जो टेंडन है, इट इन्वेड्स द जॉइंट कैप्सूल बाय एंटरिंग द स्पेस बिटवीन द सुप्रास्पाइनेटस एंड द सबस्कैपुलरिस मसल बट डज नॉट पेनिट्रेट द साइनोवियम. तो ये साइनोवियम में नहीं जाता, पर ये जॉइंट कैप्सूल को जरूर इन्वेड करता है. सो बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन विद द RIC इट रीइंफोर्सेस द ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट. सो बेसिकली देखो क्या मतलब है कि ये जो आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई है, इसके किसके साथ संबंध अच्छे हैं, रोटेटर इंटरवल कैप्सूल के साथ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट है उसको रीइंफोर्स कर पा रहा है, स्टेबिलिटी दे पा रहा है. दूसरा क्या है कि ये ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट को स्टेबलाइजेशन कैसे कर रहा है, बाय सेंटरिंग द हेड इन द फोसा एंड रिड्यूसिंग वर्टिकल एंड एंटीरियर ट्रांसलेशन. की जो आपका ह्यूमरल का हेड है उसका वर्टिकल यानी कि इस तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से ट्रांसलेशन को ये कम करता है, उसके ऊपर देख रेख रखता है इस तरीके से. तो ये आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स भी इस तरीके से काम कर रहा है. Guys, this is all about the kinematics and static and dynamic stabilization of the glenohumeral joint. I hope you find this video helpful, and if you find this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.